हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की एक्सप्लेनेशन, जो कि एक मोस्ट अवेटेड मूवी है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगने पर दोस्तों एक लाइक ज़रूर किया करिए। बिना देरी किए हम चलते हैं इस मूवी की तरफ। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब हमने देखा था कि जैक और नेटेरी ने मिलकर पृथ्वीवासियों से अपने प्लेनेट की रक्षा की थी और जमकर युद्ध किया और उन्हें वापस से पृथ्वी जाने पर मजबूर कर दिया। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं इंसानों को रहने की इजाज़त दी गई थी जो पेंडोरा की बर्बादी नहीं चाहते थे। जैक को डॉक्टर ग्रेस की अवतार से जन्मी एक बच्ची मिलती है, पर ये बात नावी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर एक इंसान के बनाए गए क्लोन से बच्ची कैसे जन्म ले सकती है। उस बच्ची का नाम जेक केटी रखता है और उसने अपने पहले बेटे का नाम नीटेन रखा था। वहाँ के सभी वासियों का यही मानना था कि उनकी ज़िंदगी वहाँ की देवी ईवा की देन है, इसलिए उनकी हर एक सांस उनके लिए समर्पित होनी चाहिए। समय बीतता गया, जैक और नेटेरी एक साथ में अपनी अच्छी खासी लाइफ को गुजारने लगते हैं और अब उनके 4 बच्चे हो चुके थे। पृथ्वीवासियों के वहाँ से जाने के बाद में उन्हें एक वहाँ छोटा बच्चा मिलता है जो कि कर्नल का था, लेकिन कर्नल तो मारा जा चुका था, इसीलिए वो सभी उस बच्चे को अपने साथ में रखकर उसकी परवरिश करते हैं। वो हमेशा जेक के बच्चों के साथ में खेलता है और उन्हीं को अपनी फैमिली मानता है, लेकिन नेटेरी हमेशा से उसको एक इंसानी बच्चा समझती थी। जेक अपने सभी बच्चों को खुद ट्रेन करता है और उन्हें हथियार चलाना सिखाता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सकें। पर एक दिन जैक को आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखती है जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि पृथ्वीवासी वापस आ चुके हैं। इस बार इंसान पूरी तैयारी के साथ में पेंडोरा आए होते हैं, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स और फाइटर रोबोट्स भी होते हैं। उनका शिप वहाँ पर लैंड होते ही चारों तरफ वो फिर से तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ आग ही आग का मंजर दिखता है, जिसके बाद हम एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने फर्स्ट पार्ट में मार दिया था। उस क्लोन में कर्नल की सारी मेमोरीज को एक चिप के जरिए डाल दिया गया था और अब कर्नल का एक ही मिशन था कि उसे जैक सुली को पकड़ना था, जो अपने साथियों के साथ मिलकर इंसान के सभी प्लान को बर्बाद कर देता था। जेक के बेटे भी जेक की तरह बहादुर थे और वो अपने पिता की तरह बनना चाहते थे, और इसी दौरान जेक एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है, जहां उसके दोनों बेटे भी शामिल हो जाते हैं। पर उसी वक्त हवाई हमले में नीटेन जख्मी हो जाता है, पर उसका लक अच्छा होता है कि वो बच जाता है क्योंकि जेक उसे बचा लेता है। जहां हम देखते हैं कि सारे पेंडोरा वासी, जिन्हें नावी कहते हैं, वो अब पहाड़ों के बीच में छुप कर रहा करते हैं, क्योंकि पहले वो जहां रहा करते थे उस जगह को इंसानों ने तबाह कर दिया था। जहां पर जेक अपने बेटे को बहुत बात सुनाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ में गया था। दूसरी तरफ कर्नल और बाकी के अवतार एक खास स्पेस पर उतरते हैं। वहाँ की जनरल उन्हें बताती है कि जेक उनके लिए एक काल बनता जा रहा है, क्योंकि वो पेंडोरा को इंसानों के रहने के लायक बनाना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी हालत में जेक को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उसे पकड़ने के लिए उनकी टीम ने बहुत कोशिश की थी, पर उन पहाड़ों की गहराइयों के अंदर उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अब कर्नल अपनी टीम के साथ में जेक को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं जेक के सभी बच्चे घूम रहे होते हैं। कर्नल उसी जगह पर जाता है जहां पिछली बार उसकी जेक से लड़ाई हुई थी। जेक के बच्चे उन्हें देख लेते हैं, जिसकी खबर वो फौरन जेक को देते हैं। जेक अपने बच्चों से कहता है कि कोई भी हरकत नहीं करना है और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वहाँ पर उन सभी को कर्नल के आदमी पकड़ लेते हैं। कर्नल उस इंसानी बच्चे स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि वो उसी का बेटा है। वो सभी बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ में ले ही जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नेटेरी और जेक आकर कर्नल की टीम पर हमला कर देते हैं और जैसे तैसे करके अपने बच्चों को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। पर इन सब के चक्कर में स्पाइडर पकड़ा जाता है, जिसे कर्नल अपने साथ में बेस पर ले जाता है। जेक अब अपनी फैमिली और सारे नावी की सेफ्टी के लिए वहाँ से अपनी फैमिली को कहीं दूर लेकर के जाने का फैसला करता है, क्योंकि स्पाइडर पकड़ा जा चुका है और उसे इस बात का डर था कि कहीं वो उनका पता न बता दे, जिससे उसकी वजह से वहाँ के सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि वो जेक का पता बता दे, पर वो उनके सामने हार नहीं मानता। इसीलिए कर्नल उसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से आज़ाद करने का लालच देता है। वहीं हम देखते हैं कि जैक कबीले का सरदार किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उन्हें इंसान कभी ढूंढ न सके। जैक और उसकी फैमिली एक लंबा सफ़र तय करके एक अनजान आइलैंड पर पहुँचते हैं। वहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों पर सरवाइव करते थे, इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो सभी उन्हें देख करके इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जेक की फैमिली उनसे बिल्कुल अलग दिख रही थी।
तभी वहाँ पर उन सभी के सरदार आ जाते हैं। जेक उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाज़त दे, पर वहाँ का सरदार कहता है कि हम पानी में रहते हैं और वो उनके तौर तरीके जल्दी नहीं अपना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो जेक के लिए अपने पूरे गांव वालों की जान इंसान के हाथों खतरे में नहीं डालना चाहते। यहाँ पर जैक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है और उन्हें ये बात पता चलती है कि जैक ने तुर्क की सवारी की है, जो कि किसी नाविक के लिए आसान बात नहीं थी। वो एक योद्धा था, इसीलिए वो मान जाते हैं और वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि वो उन्हें यहाँ के तौर तरीकों को सिखाने में उनकी मदद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पानी के अंदर रहने और वहाँ के किरानों की सवारी करने की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सभी को शुरुआत में ज़्यादा देर तक पानी में रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, पर किटी पानी में आसानी से सरवाइव करना सीख जाती है। वहीं जेक भी वहाँ के सरदार के साथ में पानी में रहने वाले इकरानों की सवारी करने की ट्रेनिंग करता है, पर उसे भी शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल स्पाइडर के साथ में अपने लिए एक इकरान चुनने के लिए जाता है ताकि वो पूरी तरीके से नावी बन सके, और वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। वहीं पर जेक के बच्चे भी वहाँ के तौर तरीकों को सीखने में कामयाब हो जाते हैं और अच्छी तरीके से लोगों के साथ में घुलने मिलने भी लगते हैं। पर एक दिन वहाँ के सरदार के बेटे और उसके सभी साथी किट्टी का मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से किट्टी के भाइयों और सरदार के बच्चों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इस फाइटिंग के बाद में जेक अपने बच्चों को समझाता है कि उन्हें वहाँ रहना है तो सबसे दोस्ती बना करके रहना पड़ेगा। दूसरे दिन रॉक्स जाकर के सरदार के बेटों से सॉरी कहता है, जिस पर वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये तो एक ट्रैप था। वो सभी जैक के बेटे को लेकर एक खतरनाक जगह पर आते हैं और उससे कहते हैं कि ये उनके शिकार करने की जगह है। और जब रॉक्स वहाँ पर शिकार करने के लिए पानी के अंदर जाता है तो वो सभी वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी उस पर वहाँ पर एक बड़ी सी मछली हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, पर वो मछली उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पर पानी के अंदर अपने आप को बचाते बचाते रॉक्स की सांसें रुकने लगती हैं, इसीलिए वो पानी के ऊपर जाने लगता है। लेकिन वो फिश फिर से उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है और उसे खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा एक पानी में रहने वाला जीव उस मछली को मार गिराता है। इन सब में रॉक्स बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बेल जैसे दिखने वाले क्रिएचर के ऊपर पाता है, यानी कि उस क्रिएचर ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे शुक्रिया कहता है। तभी रॉक्स की नज़र उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वो देखता है कि इसकी बॉडी में एक लोहे का हुक फंसा हुआ है। वो उसे फौरन से बाहर निकालता है और अब वो क्रिएचर उसे अपना दोस्त मानने लगा था। वो क्रिएचर उसे सही सलामत उसके आइलैंड तक पहुँचा देता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स काफ़ी देरी से परेशान होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं। सरदार अपने बेटे को उसके किए की सज़ा देने की बात कहता है, पर लॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है। ये देखकर सरदार का बेटा भी अब उसे सच्चे दिल से अपना दोस्त मानने लगा था। अगले दिन लॉक्स अपने दोस्तों से बताता है कि उसकी जान एक वाटर क्रिएचर ने बचाई थी, जिसका एक फ्रेंड कटा हुआ था। सरदार की बेटी ये बात सुनकर तुरंत पहचान जाती है और वो उसे बताती है कि उसे टुरकून कहा जाता है, पर उसने जिसे देखा है उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला छोड़ दिया गया है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि वो एक हत्यारा है जिसने बहुत सारे नाविक की जान ली थी। पर लॉक्स ये बात बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पाइकन ने तो उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधा पाइकन से पता करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे अलग क्यों किया गया है। वो पाइकन उसे अपने साथ में समुद्र की गहराइयों में लेकर के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किरी को जब देवी ईवा के वृक्ष के पास ले जाया जाता है और वो खुद को उनसे जब कनेक्ट करती है तो वो अपनी माँ डॉक्टर ग्रेस को अपने सामने पाती है, जिन्हें देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। सरदार की पत्नी जैसे तैसे कर उसे होश में लेकर के आती है, जिसके बाद उसे सलाह दिया जाता है कि वो खुद को देवी ईवा से कनेक्ट ना करे। अब ऐसा क्यों है, ये तो पूरी की पूरी मूवी में एक मिस्ट्री है। दूसरी तरफ कर्नल पागलों की तरह जेक को ढूंढ रहा होता है और वो एक बहुत बड़े से चॉपर जो कि टुकून का शिकार करते थे, वो उनके सहारे वहाँ के सभी आइलैंड की तलाशी लेने की सोचता है। और देखते ही देखते वो सभी एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके जेक का पता पूछते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। अब कर्नल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के पूरे गांव को आग लगा देता है। जेक का आइलैंड उस आइलैंड से बिल्कुल अलग किनारे पर था। वहाँ का सरदार उसे बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए किसी भी वक्त उनकी आइलैंड पर पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बौखलाया हुआ कर्नल गांव वालों को सबक सिखाने के लिए वहाँ के टुरकून का शिकार करने का प्लान बनाता है, ताकि उन्हें तकलीफ पहुँच सके और वो लोग सब सच बता दें।
वही लॉक्स पाइकन के साथ में खुद की बॉन्ड बनाकर उसकी यादों में जाकर देखता है कि कैसे इंसानी शिकारियों ने उन पर हमला किया था, जिसमें बहुत सारे नाविस और ट्रुकून्स मारे गए थे। साथ में पाइकन की माँ उसकी आंख के सामने मार दी गई थी और इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार पाइकन को समझा गया। इधर सभी हंटर्स मिलके अपने आधुनिक हथियार का यूज़ करके एक बहुत बड़ी सी ट्रुकून को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर से एक लिक्विड बाहर निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसान की उम्र कभी भी नहीं बढ़ती, वो हमेशा जवान ही रहेगा, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिसके बाद उस टुरकून की बॉडी को आइलैंड के पास में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर पहले से बहुत सारे टुरकून्स की बॉडी थी, जिसे देख करके वहाँ के लोगों का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए वहाँ के सभी जीव उनके परिवार के हिस्से की तरह थे। ये सब देख करके अब नाविस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाते हैं और अब वो इंसानों से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। पर जेक उन्हें समझाता है कि हम उनसे नहीं जीत सकते, उनके पास में आधुनिक हथियार हैं, ऐसे में हम अपने परिवार को भी खो देंगे। वही लॉक्स इतने टुरकून की बॉडी देख करके उसे अपने पाइकन की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उसे आगाह करने के लिए जाता है, पर उसके भाई बहन उसे वहाँ जाने से मना करते हैं। पर लॉक्स बिना किसी की बात सुने वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके भाई बहन भी उसके पीछे जाते हैं। लॉक्स देखता है कि पाइकन की बॉडी में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घुसा हुआ है, जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, पर वो अपने सामने हंटर्स की टीम को बहुत तेजी से आता हुआ देखता है। वो फौरन से अपने फादर को ये बात बताता है, जिस पर जेक सभी के साथ में उनकी ओर निकल पड़ता है। वहाँ सभी बच्चे उस डिवाइस को बहुत ही मुश्किल से पाइकन के शरीर से बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन वो शिकारी अब उन बच्चों के पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि कर्नल उन बच्चों को पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। बच्चे भागने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, पर आखिरी में पकड़े जाते हैं। कर्नल अपने इकरान की मदद से उन सभी बच्चों को शिप पर लेकर के चला जाता है और इन सबको बंदी बनाकर जेक को उनके हवाले करने के लिए कहता है। जेक अपने बच्चों के लिए उनकी तरफ अकेला ही बढ़ता है कि तभी पाइकन उनके शिप पर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देता है और वहाँ पर पूरा का पूरा तबाही मचा देता है। ये सब देख करके जैक के साथियों को भी हिम्मत मिलती है और वो शिप पर हमला कर देते हैं। सभी बच्चों को वहाँ से छुड़ा लिया जाता है, पर इस बार वो गिरी को पकड़ लेते हैं। वहीं नीटेम को अपने भाई बहन को बचाने के दौरान एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये जैक और उसकी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा होता है, लेकिन अब भी उनकी बेटी गिरी कर्नल के कब्जे में होती है और अब नेट्री और जैक के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो कमर कस के कर्नल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और शिप पर सबकी मौत बनकर बरसते हैं। वो वहाँ के सभी शिकारियों को एक बदतर मौत देते हैं। उसी वक्त कर्नल केरी पर चाकू रखकर जेक को हथियार दूर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर के ऊपर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देती है। ये देखकर के कर्नल डर जाता है और वो केरी को छोड़ देता है और अब यहाँ पर जेक और कर्नल की एक तगड़ी फाइटिंग शुरू हो जाती है। इतनी तबाही मचने के बाद में अब शिप भी डैमेज होकर के डूबने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी शिप में ट्रैप होने लगते हैं। जेक अब कर्नल पर भारी पड़ता है और उसे मार के पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से जेक की भी सांसें अब थम रही थी। वो वहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ निटीरी अपनी छोटी बेटी के साथ में शिप के अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर गिरी आकर अपनी माँ और अपनी बहन को सही रास्ता दिखाकर पानी से बाहर ले जाती है। वही जेक को नीटियम अपने साथ में बाहर निकाल कर ले आता है। अब पूरी की पूरी फैमिली सुरक्षित और सेफ थी। दूसरी तरफ स्पाइडर ना चाहते हुए भी अपने फादर कर्नल को पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेता है। कर्नल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो उसके साथ में जाने से साफ इनकार कर देता है। वो वापस से जैक की फैमिली के पास लौट आता है। मूवी के लास्ट सीन में जैक के बेटे नीटियम को देवी ईवा को सौंप दिया जाता है। कर्नल के जिंदा होने से ये बात साफ हो जाती है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट जरूर आएगा और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है।